1 दिसंबर 2025, नौलथा विलेज, पानीपत, हरियाणा। 6 साल की विधि एक छोटी सी बच्ची थी, हंसमुख, शरारती और सबकी फेवरेट। फैमिली में सबसे ज़्यादा दिखने वाली उसकी वजह उसकी मुस्कान थी। वेडिंग फंक्शन चल रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे, फोटो ली जा रही थी, बच्चे इधर उधर खेले रहे थे और इसी बीच किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि विधि कब आखिरी बार दिखी। सब लोग परेशान हो गए। काफ़ी ढूंढने के बाद अचानक शोर मचने लगता है। विधि घर के ही एक स्टोर रूम में पानी के टब में बेहोश मिलती है। लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि विधि की डेथ हो चुकी होती है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस को ये इंसिडेंट सस्पियस लगता है। पहली सस्पियस बात यह लगती है कि जो बाथटब में विधि मिली वो विधि से काफ़ी छोटी थी। पुलिस को लगा इतनी छोटी बाथटब में 6 साल की विधि कैसे डूबकर मर सकती है। दूसरी सस्पियस बात यह थी कि स्टोर रूम की कुंडी बाहर से बंद थी। अब पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है। पुलिस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस पास के सीसीटीवी कैमरा को एग्जामिन करती है तो उन्हें एक महिला उसी स्टोर रूम पर कई बार आ जा रही दिखती है और उसकी हरकतें थोड़ी घबराई सी लग रही थी। यह महिला और कोई नहीं बल्कि विधि की ही रिश्तेदार की चाची पूनम थी। पुलिस तुरंत पूनम को सस्पियस के बेसिस पर कस्टडी में ले लेती है। शुरुआती पूछताछ में पूनम इनकार करती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पूनम कन्फेस कर लेती है कि उसी ने विधि को मारा है। इसी बीच परिवार द्वारा एक और बात का खुलासा होता है कि ये एक मामला नहीं है जो पानी से डूबकर मौत हुई हो, बल्कि पहले भी 3 और ऐसी ही मौत हो चुकी है, जिसमें से एक उसी का बेटा शुभम भी था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक ही पैटर्न से सभी की मौत कैसे हो सकती है। पुलिस जब दोबारा पूनम से पूछताछ करके पूछते हैं और बोलते हैं कि तुमने और भी 3 मर्डर किए हैं, तो पूनम ने कन्फेस कर लिया कि ये सभी मर्डर उसी ने किए हैं। आखिर कौन थी ये पूनम और वो ये सभी मर्डर क्यों कर रही थी? विधि की मौत के बाद सच सामने आ चुका था, लेकिन ये सच सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं था। जब पता चला कि इसी तरह से पहले भी 3 मौत और हो चुकी थी तो ये केस एक हादसे से निकलकर एक सिलसिला बन चुका था। क्या ये एक सिर्फ जुर्म था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जो पूनम को बार बार ये करने पर मजबूर करती थी? आखिर वो कौन सी वजह थी जो उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा? 34 साल की पूनम, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री रखती थी, 2019 में उसकी शादी भावड़ गांव के नवीन से होती है, जो एक फार्मर थे। शादी के बाद पूनम घर के काम देखती और साथ साथ बीएड की भी पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। पूनम एक वेल एजुकेटेड लड़की थी और नवीन भी अपने काम में बिजी रहता। साल 2020 में उनको एक बेटा होता है। दोनों ने मिलकर उसका नाम शुभम दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे जैसे शुभम बड़ा होने लगा, जब वो 2 साल का हो गया तो उसके पड़ोसी, मायके वाले, रिश्तेदार अक्सर ये कहते कि शुभम तुम पर नहीं गया, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा बेटा सुंदर नहीं है। पूनम को ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया। अब जब कोई भी फंक्शन होता या कहीं जाती, लोग दूसरे बच्चों को देखकर बोलने लगते कि इतनी सुंदर बच्ची है या इतना सुंदर बच्चा है। ये बात सुनकर अब पूनम को जलन होने लगती थी कि मेरे बेटे की कोई तारीफ नहीं कर रहा। पूनम को अब गुस्सा आने लगा था कि बाकी बच्चों को लोग सुंदर कह रहे हैं और मेरे बेटे को मेरे ऊपर नहीं गया, सुंदर नहीं है कहकर कह रहे हैं। धीरे धीरे पूनम के अंदर ये बात खटकने लगी थी। वो कहते हैं ना, जब दिमाग के अंदर एक बात खटकती रहती है तो वो धीरे धीरे सोच बन जाती है और फिर एक दिन वही सोच जुर्म बनकर बाहर आ जाती है। 12 जनवरी 2023, भावड़, सोनीपत, हरियाणा। पूनम की ननद पिंकी अपनी 11 साल की बेटी इशिका के साथ अपने मायके आई थी। इशिका दिखने में काफ़ी सुंदर और इंटेलिजेंट बच्ची थी। लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते थे। जब आसपास के लोग इशिका को देखते तो उसकी तारीफ करते। शुभम के बारे में जो लोगों का कहना था, और जब वही लोग इशिका की तारीफ करते तो ये बात पूनम को सहन नहीं हो रही थी। उसने इशिका को मारने का प्लान बनाया। जब नवीन काम से बाहर गया था और उसकी ननद भी किसी काम से बाहर गई थी तो उसने उस दिन को चुना। पूनम इशिका को बहला फुसला कर अपने छत पर ले गई और छत के पानी टैंकर में उसको डुबो दिया। इशिका छटपटाई, चीखी, चिल्लाई,
लेकिन मामी के रूप में उस हैवान ने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई। इशिका की सांसें थम चुकी थी और उसकी मौत हो गई। जब पूनम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा शुभम पीछे खड़ा था। अब पूनम डर गई कि कहीं ये बातें शुभम किसी को बता ना दे। उस बेरहम औरत ने उसी वक्त शुभम को भी उसी पानी के टैंकर में डुबोकर मार दिया। शुभम को मारने के बाद पूनम नीचे आ जाती है। कुछ टाइम के बाद उसके फैमिली वाले भी आ जाते हैं और सब मिलकर इशिका और शुभम को ढूंढने लगते हैं। जब पूनम से पूछा गया कि बच्चे कहाँ थे तो उसने कहा छत पर खेल रहे थे। उसके बाद सब छत पर गए जहाँ पानी की टंकी में दोनों की लाशें मिलती हैं। सबको ये एक्सीडेंटल लगा क्योंकि पूनम ने कहा कि बच्चे छत पर खेल रहे थे, खेल खेल में दोनों पानी की टंकी में गिर गए होंगे। किसी को भी पूनम पर शक नहीं हुआ। सबने ये मान लिया कि ये एक हादसा था और परिवार वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। पूनम अब अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि जिस इशिका की लोग तारीफ कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं थी, और इस बात पे भी खुश थी कि उसका बेटा जो लोग कहते थे कि उसके ऊपर नहीं गया वो भी इस दुनिया में नहीं था। धीरे धीरे टाइम बीत गया। पूनम और नवीन ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। सब अब नॉर्मल हो गया था। उस दिन के बाद न कोई गवाह मिला, न कोई शक उस तक पहुंच पाया। पूनम फिर से अपनी जिंदगी में लौट चुकी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब सवाल सिर्फ इतना सा नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था क्या पूनम यहाँ रुकने वाली थी। 18 अगस्त 2025 सिवा, पानीपत, हरियाणा। पूनम कुछ महीनों से अपने मायके सिवा में रह रही थी। मायके में पूनम को अपने चचेरे भाई दीपक और उसकी पत्नी प्रिया की बेटी जिया दिखती है जो सिर्फ 9 साल की थी। दीपक के 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और छोटी बेटी जिया। पूनम का उनके घर आना जाना बना रहता था। पूनम के कुछ महीने पहले जन्मे बेटे का ख्याल भी दीपक की वाइफ प्रिया ही रखती थी। जिया भी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वहाँ के आसपास के लोग जिया की काफ़ी तारीफ करते थे। पूनम को 2 साल पहले वाली घटना फिर से याद आ जाती है और उसे इस तारीफ से गुस्सा आ जाता है। उसने फिर से जिया को मारने का प्लान बना लिया। पूनम आज दीपक के ही घर में सोई हुई थी और जिया को भी उसने अपने पास सुलाया था। रात को पूनम जिया को लेकर दीपक के चाचा जसवीर के प्लॉट में बनी एक जानवरों को खिलाने वाली टंकी टाइप जगह ले जाती है और उसे भी पानी में डुबोकर मार देती है। मारने के बाद वो तुरंत आकर सो जाती है। 19 अगस्त 2025 की सुबह जब जिया नहीं दिखती तो सब घबरा जाते हैं। वो पूनम से पूछते हैं जिया कहाँ है। पूनम कहती है कि मैं तो सोई थी, पता नहीं जिया कहाँ चली गई। इसके बाद सब जिया को ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें पूनम भी लग जाती है किसी अनजान की तरह, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। काफ़ी ढूंढने के बाद जिया उस पानी टंकी में मिलती है। जिया के ताऊ सुरेंद्र को सीधा शक पूनम पर होने लगता है। वो पूनम को शक के दायरे में रख कर कहते हैं कि पूनम ही इसके पीछे हो सकती है क्योंकि रात को जिया पूनम के साथ ही सोई थी। मैंने क्लियर ही पूनम पे इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन पूनम की माँ सुनीता का कहना था कि वह उनकी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि पूनम सुरेंद्र के चाचा की बेटी थी, इसलिए परिवार ने इसे आपसी मतभेद समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जिया की माँ प्रिया का भी कहना था कि पूनम पर उन्हें शक नहीं है क्योंकि पूनम बच्चों के साथ खेलती रहती थी। सभी ने इसको हादसा ही समझ लिया था। पूनम अब खुश थी, जो वो चाहती थी वही हुआ। लोगों ने इस प्री प्लान मर्डर को भी हादसा समझ लिया। अब पूनम को बहुत सुकून महसूस होने लगा था। पूनम को लगता रहा कि हर बार किस्मत उसका साथ दे रही है। हर मौत को हादसा कहा गया, हर सवाल को चुप करा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक मोड़ होता है और हर जुर्म का एक दिन भांडा फूट ही जाता है। 1 दिसंबर 2025 नौलथा विलेज, पानीपत, हरियाणा। पूनम और नवीन उनके एक रिश्तेदार पाल सिंह के घर नौलथा में जाते हैं, जहां पाल सिंह के बेटे और बेटी की शादी थी। शादी का माहौल था, सब शादी की तैयारी में लगे थे। 30 नवंबर को उनकी बेटी की शादी होती है और अगले दिन 1 दिसंबर को बेटे की बारात जानी होती है। इस शादी घर में पूनम की मुलाकात विधि से होती है, जो नवीन के चचेरे भाई संदीप की बेटी थी। विधि भी काफ़ी सुंदर थी और शादी के माहौल में सज धज कर बहुत प्यारी सी लग रही थी। पूनम को अब फिर बर्दाश्त नहीं होता। उसने फिर से एक और मर्डर की साजिश रची। सब लोग बारात जाने की तैयारी में लगे थे, जिसमें पूनम को भी जाना था। लेकिन पूनम अचानक तबीयत खराब होने का नाटक करती है
और बारात ना जाने की बात कहती है। नवीन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर नवीन इसे इग्नोर कर देता है। उसने विधि को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया था। जब बारात चली जाती है तो पूनम विधि को लेकर सेकंड फ्लोर में चली जाती है। उसने सेकंड फ्लोर के स्टोर रूम में पहले ही एक बाथटब में पानी भर रखा था। फिर उसने विधि को बाथटब लाने के बहाने स्टोर रूम में बुलाया और वहीं उसकी गर्दन पकड़कर बाथटब में डाल दिया। मासूम से विधि चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन शादी वाले माहौल में उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। वो छटपटाती है जिसे पानी की कुछ छींटें पूनम के साड़ी में लग जाते हैं। अब दम घुटने की वजह से विधि की मौत हो चुकी थी। पूनम विधि को उसी बाथटब में डाल देती है और बाहर से स्टोर रूम को लॉक कर देती है। जब वो नीचे आती है तो एक महिला उसको देखती है और पूछती है, ये पानी कैसे लग गया तुम्हें? तो पूनम कहती है कि थोड़ा पानी पी रही थी और गिर गया। 1-1.5 घंटे के बाद विधि के ना दिखने पर परिवार वाले घबरा जाते हैं कि विधि कहाँ गई। सब उसे ढूंढने लग जाते हैं और पूनम भी उसी में लग जाती है। विधि की दादी ओमवती जब सेकंड फ्लोर में जाती है और वहाँ स्टोर रूम बंद देखती है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। जैसे ही उन्होंने स्टोर रूम खोला उसे विधि की बॉडी मिलती है, जिसमें विधि का सर बाथटब में और पैर बाथटब के नीचे जमीन को टच कर रहे थे। ओमवती तुरंत अपने पति पाल सिंह को इसकी जानकारी देती है। पाल सिंह जो एक रिटायर्ड हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। पाल सिंह को भी ये सब देखकर अजीब लगता है और उन्होंने इसराना थाने में पहली FIR दर्ज कराई। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने बाथटब और डोर लॉक को देखकर ये कंफर्म किया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है। पुलिस अब घर में मौजूद सभी महिलाओं से पूछताछ करती हैं। उसके बाद वो पूनम से भी पूछताछ करती हैं। पूनम भी कॉन्फिडेंट होकर अपना बयान देती है और कहती है कि पता नहीं, विधि तो मेरे साथ ही खेल रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। फिर पुलिस सभी से और पूछताछ करती हैं, कौन कहाँ था और कुछ ऐसा था क्या जो किसी को अजीब लगा हो। तो उसमें से एक महिला ने कहा कि मैंने लास्ट बार विधि को पूनम के साथ ही देखा था और कुछ टाइम पहले देखा कि पूनम के कपड़े भी भीगे हुए थे। ये बात पुलिस को सस्पिशियस लगती है और वो आसपास के CCTV कैमरे देखने लगते हैं। CCTV में उन्होंने देखा कि एक महिला बार बार उस स्टोर रूम के आसपास गुजर रही है और थोड़ी डरी सहमी भी है। वो महिला और कोई नहीं बल्कि पूनम ही थी। पूनम को अब कस्टडी में ले लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो उसने विधि का मर्डर कन्फेस कर लिया। बाद में बाकी के भी इंसिडेंट्स को पूछे जाने पर उसने सभी इंसिडेंट्स को कन्फेस कर लिया कि उसी ने सभी मर्डर किए हैं। इस घटना से सब हैरान थे कि कैसे एक सीधी साधी दिखने वाली महिला जो बच्चों को इतना प्यार करती थी वो कैसे इन सब की मर्डर कर सकती है। पूनम को जब पूछा गया कि उसने मर्डर क्यों किए तो उसने बताया कि वो ये मर्डर्स जेलेसी की भावना में आकर किया। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके बेटे के सामने किसी और के बच्चों की तारीफ करे, इसलिए उसने इशिका को मार दिया। वो उसके बेटे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ से परेशान हो गई थी। उसने ये भी कन्फेस किया कि बच्चे आगे चलकर मुझसे भी सुंदर ना हो जाएं, इसलिए मैंने उनको मार दिया। देखा जाए तो पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत होती थी। जब पुलिस ने पूछा कि तुम परिवार के बच्चों को क्यों मारती थी तो उसने बताया कि मुझे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था और यही बच्चे मेरे आसपास थे। पुलिस ने यह भी पूछा कि पानी में डुबोकर मारने का पैटर्न ही क्यों चूज किया तो उसने कहा कि पानी में डुबोकर मारना एक आसान काम था और इसको एक हादसे के रूप में दिखाया जा सकता था। दीपक, जिनकी बच्ची की हत्या भी पानी में डुबोकर की गई थी, उन्होंने माना कि ये एक संयोग कैसे हो सकता है कि सभी बच्चों की हत्या एकादशी को हुई और सभी को डुबोकर मारा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जिया की मौत 19 अगस्त 2025 को हुई। उन्होंने बताया कि पहले बच्ची की मौत को हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसकी हत्या की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि उस दिन एकादशी थी। इससे पहले 1 दिसंबर को नौलथा गांव में 6 साल की विधि की भी हत्या एकादशी को हुई थी। पूनम ने इससे पहले 12 जनवरी 2023 को भतीजी इशिका और अपने बेटे शुभम को भी एकादशी के दिन ही डुबोकर मार डाला था। पूनम की मां ने दावा किया कि पूनम पहले ऐसे नहीं थी, शादी के बाद ही ऐसे हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ससुराल वाले उसको तांत्रिक के पास ले गए और वो ऐसे हो गई, लेकिन पूनम के पति ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद भी पूनम नॉर्मल रहती थी, कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं था और ना ही उसका कोई तांत्रिक से संबंध था।
साइको थी या कोई बीमारी रूप से या कोई तांत्रिक कुछ नहीं, कोई साइको नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं, इंटेलिजेंट है। मर्डर करती है और छुपाती रही, समझ में नहीं आने दिया। जब इतने लोगों को समाज है, किसी को भी समझ में नहीं आने दिया। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह का बोलना है कि ये साइको माइंडसेट की महिला है जो सुंदर बच्चे को देखकर उसे चिढ़ या जलन हो जाती थी। उन्होंने तांत्रिक वाले एंगल को भी झूठा बताया। इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। हिसार के सीनियर मनोचिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने ऐसी घटनाओं को हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली गंभीर मेंटल डिसऑर्डर का परिणाम बताया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यह मामला बहुत ही असामान्य लगता है और उन्होंने अपने 25 साल के प्रैक्टिस में ऐसा कोई पैटर्न नहीं देखा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल होता है और परिवार को सतर्क रहने और समय पर मेडिकल सहायता लेने की सलाह दी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बच्चे बाहरी लोगों की तुलना में अपने जानने वालों से ज्यादा खतरे में होते हैं। विधि का मर्डर इस कहानी का एंड नहीं था, ये उस सिलसिले का अंतिम चेहरा था जो सालों तक हादसा समझकर छुपा दिया गया। इस केस ने एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखा कि जुर्म हमेशा अंधेरा में नहीं होता, कभी कभी वो भरोसे, रिश्तों और बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी के बीच पनपता है। पूनम के खिलाफ सबूत सिर्फ कन्फेशन का नहीं था, बल्कि एक पैटर्न का था। हर बार वही तरीका, हर बार वही कहानी और हर बार सिस्टम का एक सवाल को छोड़ देना। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे केस को सिर्फ जेलसी या गुस्सा कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का परिणाम होता है जिसकी पहचान अक्सर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विधि, इशिका, शुभम और जिया ये सिर्फ केस या नंबर्स नहीं थे, ये वो जिंदगियां थी जो अगर वक्त पर सवाल उठाए गए होते शायद आज जिंदा होती। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन ये कहानी एक वार्निंग छोड़ जाती है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी खतरा अपनी ही परछाई के रूप में बिल्कुल पास खड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दी गई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही केसेस, फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन और वेरीफाइड स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहला स्टेप होता है जो किसी अगले विधि को बचा सकता है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल, स्टे अवेयर।